नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की इस इलेक्ट्रिकल टेक्निकल हेल्पर और लाइनमैन सीरीज में और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के हमारी प्लेलिस्ट में आज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें हम मूविंग कॉइल, मूविंग आयरन, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के साथ साथ एमीटर की रेंज एक्सटेंशन, वोल्टेज मेजरमेंट करते समय लोडिंग एरर कम होना, 3 फेज में पावर मेजरमेंट के स्पेशल सर्किट्स और सीटी के सेकेंडरी के कनेक्शन खुलने पर क्या स्थितियां होती है, उनसे संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। हमारा ये मानना है कि परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न प्रारूप दोहराए जाते हैं और इस लर्निंग वीडियो का अभ्यास आपको परीक्षाओं में बेहतर सफलता दिलाने में मददकारी होगा। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। शुरू करते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ये हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो। परीक्षाओं में मापक यंत्रों के संकेत और उनके टर्मिनल के आधार पे पहचान के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछा गया है कि जो चल्लो प्रकार के उपकरण है, मूविंग आयरन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उनके टर्मिनल को देखकर कैसे पहचान करेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को इस तरह के संकेत से निरूपित करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट की फ्रंट पैनल पे भी दिखाया जा सकता है। यहाँ ये जो जिगजैग लाइन्स हैं ये फिक्स्ड कॉइल को रिप्रेजेंट कर रही है और बीच में ये जो लंबी बार है वो चलायमान लोहे टुकड़े को इंगित करती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों संकेतों में धारा और विभव का मापन कर सकते हैं, क्योंकि इनका विक्षेपण बल आघूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती है और धारा की दिशा बदलने पे भी विक्षेपण बल आघूर्ण की दिशा नहीं बदलती है। अक्सर इनके एसी और डीसी दोनों में पैमाने अलग अलग होते हैं। तो यहाँ एक 300 वोल्ट परास का एसी में काम करने वाला वोल्ट मीटर जो मूविंग आयरन प्रकार का है वो दिखाया गया है। और ऐसे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के टर्मिनल्स पे कोई विशेष अंकन, कोई विशेष टर्मिनल मार्किंग नहीं होती। दोनों टर्मिनल एक जैसे। अगर विभव मापन करना है तो विभव मापन के परिपथ स्थान इन दो सिरों से जोड़ दिए जाएंगे। और अगर किसी परिपथ में इस तरह के मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट से धारा मापन करनी है तो इन दो सिरों के साथ एमीटर को परिपथ के श्रेणी में जोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी भी सिरे को किसी भी तार से जोड़ा जा सकता है। इनके सिरों पे कोई विशेष अंकन नहीं होता। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट एक जैसे दोनों टर्मिनल के साथ इस तरह के मूविंग आयरन के संकेत या एसी और डीसी दोनों के मापन की संकेत के साथ पहचाने जा सकते हैं। वहीं अगर मापन यंत्र चल कुंडली प्रकार का, मूविंग कॉइल प्रकार का होता तो उसकी घूर्णन आकृति की परमानेंट मैग्नेट को इस यू संकेत से निरूपित किया गया है और चलायमान कुंडली यहाँ बीच में इस संकेत से निरूपित की गई है। तो ये स्थायी चुंबक चल कुंडली प्रकार के यंत्रों का, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पीएमएमसी प्रकार के यंत्रों का संकेत रूप हो गया है। और ऐसे उपकरण सिर्फ दिष्ट प्रकार की विभव या धारा का मापन कर सकते हैं। और ये संकेत बता रहा है कि ये वोल्ट मीटर जो 10 वोल्ट की परास में केवल दिष्ट विभव का ही मापन करेगा। ऐसे यंत्रों में विक्षेपण बल आघूर्ण कुंडली में धारा की दिशा के अनुसार दिशा रखेगा और अगर कुंडली में धारा की दिशा बदल जाएगी तो विक्षेपण बल आघूर्ण की भी दिशा बदल जाएगी। तो यहाँ अगर विभव मापते समय उच्च विभव इस लाल सिरे पे जैसे धन सिरा बोलते हैं और निम्न विभव इस काले सिरे में जैसे ऋण विभव का सिरा कहते हैं वहां नहीं देंगे तो संकेतक उल्टी दिशा में गति करते हुए यहाँ एक स्टॉपर से रोका जाएगा। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट के टर्मिनल पे एक सिरे पे धन लाल चिन्ह और एक सिरे पे ऋण काला टर्मिनल बनाया हुआ होता है। तो ये जो विशेष डी प्रकार के विकल्प में स्थिति दी गई है ये मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट का पैमाना भी पूरी परास में समरूप होता है। वहीं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में सिरों पे कोई विशेष अंकन नहीं होता। दोनों सिरों पे लगने वाले तारों को उल्टा करने पे भी पाठ्यांक पे कोई फर्क नहीं आएगा और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पैमाना भी समरूप नहीं होता है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का पैमाना शुरू में सिकुड़ा हुआ है और यहाँ 0 से 50 के बीच में जो वोल्टेज मापन है उसमें सब डिवीजन भी उपलब्ध नहीं है। और बाद में ये पैमाना चल्लो टुकड़े की विशेष आकृति देकर काफी हद तक समरूप बना दिया जाता है। बीच में ये कुछ समरूप दिख रहा है और बाद में ये थोड़ी असमरूपता फिर दिखाई दे रही है। तो ये पैमाने मूविंग आयरन में असमरूप और मूविंग कॉइल में समरूप से भी हम यंत्रों की पहचान कर सकते हैं। एक एनालॉग सतत रूप से पाठ्यांक देने वाले विभव मापी से जब वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं, जैसे मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट को किसी दिष्ट विभव परिपथ में इस्तेमाल किया गया या मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को
एसी या डीसी किसी भी परिपथ में विभव मापन के लिए इस्तेमाल किया गया, तो अधिकतम मापन यथार्थता कैसे प्राप्त करेंगे। तो एक वोल्टमीटर को जब किसी परिपथ से जोड़ा जाता है तो वो परिपथ से अगर विभव मापन के दौरान धारा स्वयं लेता है तो वो परिपथ में धारा विभाजन को बदल के पाठ्यांकों में त्रुटि के कारण बना देगा। तो एक अच्छा वोल्टमीटर वो है जो मापे जाने वाले परिपथ से मापन के दौरान धारा ना ले, और एक आदर्श स्थिति में अनंत निवेश प्रतिरोध वाला वोल्टमीटर आदर्श यथार्थ पाठ्यांक देगा, और एक अच्छे वोल्टमीटर का जो निवेश इनपुट इंपीडेंस है, प्रतिबाधा है, वो अधिक होनी चाहिए। तो एक अच्छी यथार्थता के लिए वोल्टमीटर का निवेश इनपुट प्रतिबाधा या प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। पूछा गया कि यहाँ चित्र में दिखाए गए मापक उपकरण का नाम बताइए। तो ये एक डायनमो प्रकार का चल कुंडली मापक यंत्र है जो अक्सर हम परिपथ में शक्ति मापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इस डायनमोमीटर प्रकार के यंत्र का इस्तेमाल हम धारा या विभव मापन में भी कर सकते हैं। इस यंत्र में कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए दो समरूप कुंडलियों को एक ही अक्ष पे त्रिज्या के बराबर दूरी में रख के बीच के स्थानों पर हेल्महोल्ट्ज संरचना से समरूप चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कर लिया जाता है, और एक चलायमान कुंडली उस कार्य क्षेत्र में जब रखी जाती है तो परस्पर अन्योन्य क्रिया से विक्षेपण बल आघूर्ण बन जाता है, और ये विक्षेपण बल आघूर्ण स्थिर कुंडलियों की धारा और चलायमान कुंडली की धारा के गुणनफल के समानुपाती होती है। और ये इंस्ट्रूमेंट एसी और डीसी दोनों में धारा और विभव का मापन कर सकते हैं, और एसी और डीसी दोनों ही परिपथों में शक्ति का भी मापन कर सकते हैं। अक्सर इस प्रकार के डायनमोमीटर यंत्रों का इस्तेमाल हम पावर मेजरमेंट में करते हैं। अगर उपकरण का चित्र निम्नानुसार दिया हुआ होता, जिसमें ये जो दो स्थायी चुंबक हैं उसके बीच में एक चल कुंडली समरूप पैमाने पर संकेतक की स्थिति से मापन करती है, इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल स्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र कहते हैं। और ये सबसे अधिक सुगराई और शुद्धता वाले दिष्ट धारा और विभव मापन के यंत्र कहलाते हैं, और इनसे हम प्रत्यावर्ती धारा या विभव का मापन नहीं कर सकते हैं। इस बार चित्र में एक आकर्षण प्रकार का चल्लो उपकरण दिखाया गया है, जहां कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र एक स्थिर कुंडली से पैदा किया जाता है, और इसके समीप एक डोवटल रूप का म्यू मेटल का लोह टुकड़ा चुंबकीय क्षेत्र के असर में आकर्षित होकर अंदर की तरफ जब गति करता है तो संकेतक यहाँ स्प्रिंग के नियंत्रण के बाद जो साम्य स्थिति आती है उस स्थिति के अनुसार मापे जाने वाले विद्युत विभव या धारा का मापन दे देता है। तो ये एक आकर्षण प्रकार के चल्लो उपकरण का चित्र है, और ये चित्र एक प्रतिकर्षण प्रकार के चल्लो उपकरण का चित्र है, जिसमें कार्यकारी चुंबकीय क्षेत्र एक स्थिर कुंडली द्वारा बनाया जाता है, और कुंडली में विभव या धारा को उत्तेजन देने से जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसमें दो लोह टुकड़े एक जैसे चुंबकित होकर परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं, और स्थिर लोह टुकड़े के अधिक चौड़े क्षेत्र से सकड़े क्षेत्र की तरफ ये चलायमान टुकड़ा जब गति करता है तो विक्षेपण बल आघूर्ण के विरुद्ध स्प्रिंग के नियंत्रण से जो साम्य स्थिति बनती है वो पैमाने पर विद्युत धारा या विभव की मापन करवा देती है। तो ये जो चित्र है वो एक प्रतिकर्षण प्रकार के चल्लो उपकरण का है। यहाँ एक सीरीज टाइप ओम मीटर का पैमाना दिखाया हुआ है जो मध्यम परास के प्रतिरोधों के मापन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पूछा गया कि ये पैमाना किस प्रकार का है, तो पैमाने में कोई समरूपता नहीं है, ये एक तरह का गैर रेखीय है, नॉन लीनियर पैमाना है। इसी तरह के पैमाने हमारे मूविंग आयरन एमीटर या वोल्टमीटर के हो सकते हैं, या डायनमोमीटर प्रकार के एमीटर और वोल्टमीटर के भी पैमाने नॉन लीनियर हो सकते हैं। यहाँ एक दिष्ट विभव मापन का मूविंग कॉइल वोल्टमीटर का पैमाना बताया हुआ है, जिसमें दो समान मानों के बीच में कोणीय अंतराल एक समान है, और ऐसे पैमाने को हम समरूप या रेखीय पैमाना कहेंगे। प्रश्न है मापन यंत्र की सुग्राह्यता की इकाई क्या है। तो सभी चाहे वोल्टमीटर हो या एमीटर हो वस्तुतः धारा मापी होते हैं, और कोई इंस्ट्रूमेंट सुग्राही कहलाएगा अगर वो पूर्ण पैमाने के विक्षेप के लिए कम धारा ले, तो सुग्राह्यता पूर्ण पैमाने की विक्षेप धारा का व्युत्क्रम रूप हो गया है। और अगर एक वोल्टमीटर के लिए पूर्ण पैमाने का विभव जो वो मापन करता है उसकी जो परास है उसमें मीटर का स्वयं कुंडली का प्रतिरोध और उसके साथ जो श्रेणी में मल्टीप्लायर लगाया हुआ है उसका जो प्रतिरोध का जोड़ है उसका अगर भाग दें तो ये पूर्ण पैमाने की स्थिति में प्राप्त मीटर की धारा हो गई। और अगर इसे सरल करें तो हम पाते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध जो ओम में नापा जाता है उसमें अगर पूर्ण पैमाने के विक्षेप के लिए आवश्यक विभव के भाग को दे दें तो ये सुग्राह्यता का मापन हो जाएगा। अतः सुग्राह्यता की इकाई प्रतिरोध और विभव की इकाइयों का अनुपात ओम पर वोल्ट हो जाएगा। दिष्ट धारा या दिष्ट विभव के मापन के लिए जो चल कुंडली यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी कुंडली हल्के वजन की पतले तार की बनाई जाती है और लचीली स्प्रिंग में भी ज्यादा धारा वहन क्षमता नहीं होती है, तो वो बहुत कम धारा पे ही पूर्ण पैमाने का विक्षेप दे देते हैं। और ऐसे यंत्रों की विभव परास बढ़ाने के लिए श्रेणी में एक गुणक प्रतिरोध लगाया जाता है और धारा परास बढ़ाने के लिए समांतर में एक छोटा शंट प्रतिरोध
प्रतिरोध लगाया जाता है। प्रश्न है कि अगर एक चल कुंडली यंत्र में कुंडली 1 मिली एम्पियर धारा पे पूर्ण पैमाना विक्षेप देती है और अगर कुंडली का प्रतिरोध 27 ओम है तो इसकी परास को 1 मिली एम्पियर के बजाय 10 मिली एम्पियर करने के लिए शंट का प्रतिरोध मान क्या होगा। तो हमें पता है कि शंट और कुंडली दोनों परिपथ में परस्पर समांतर आती हैं और इन दोनों की समांतर में जब विभव समान होगी तो शंट का जो विभव है वो तो शंट में धारा और शंट के प्रतिरोध का गुणनफल हो गया और मीटर पूर्ण पैमाने के विक्षेप की धारा के समय जो प्रतिरोध रखता है उसका गुणा मीटर की वोल्टेज हो गई। शंट में बहने वाली धारा मापे जाने वाली धारा में मीटर की धारा का अंतर हो गया। अगर हमें 10 मिली एम्पियर धारा नापनी थी और 1 मिली एम्पियर मीटर में पूर्ण पैमाना विक्षेप के लिए चाहिए तो शंट में धारा 9 मिली एम्पियर हो गई है। और अगर हम विभव की समानता के इस समीकरण को हल करें तो हम पा रहे हैं कि शंट में मीटर से 9 गुना धारा बह रही है तो शंट का प्रतिरोध मीटर के प्रतिरोध से 9 गुना कम होगा। 27 में 9 का भाग देने पे ये 3 ओम हमारा उत्तर आ जाएगा। तो अगर 27 ओम प्रतिरोध और 1 मिली एम्पियर पूर्ण पैमाना विक्षेप धारा वाले मीटर के समांतर में 3 ओम का शंट प्रतिरोध लगा देंगे तो मीटर की परास बढ़कर 10 गुना 10 मिली एम्पियर हो जाएगी। हमारा 7वां प्रश्न है एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के जो उपकरण है जिसमें फिक्स कॉइल 2 समरूप भागों में हेलमुट संरचना बनाती है और जिसके बीच में एक चल कुंडली धारा वहन करते समय बलागुण अनुभव करके विक्षेप की स्थितियां बनाती हैं। इन उपकरणों को हम सामान्यतः किस राशि के मापन के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक इलेक्ट्रोडायनेमो प्रकार के उपकरण में जो विक्षेपण बलागुण बनता है वो स्थिर कुंडली की धारा और चल कुंडली की धारा के गुणनफल के समानुपाती है और अगर दोनों कुंडलियों को एक ही श्रेणी परिपथ में लगा दिया जाए तो विक्षेप उस धारा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा और अगर वो धारा विभव संकेत से आ रही है तो विक्षेप विभव के समानुपाती हो जाएगा। तो ऐसे डायनेमो प्रकार के उपकरणों को हम एक रूपांतरणकारी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट की जैसे एसी और डीसी आपस में तुलना करने की जो स्थितियां हैं उनमें धारा और विभव मापन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अक्सर इन इंस्ट्रूमेंट में सुग्राह्यता और परिशुद्धता की कमी होने के कारण इन्हें धारा और विभव मापन में ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता और इनका इस्तेमाल हम शक्ति मापन में अधिक करते हैं जिसमें परिपथ के श्रेणी में स्थिर कुंडलियों को बनाकर धारा कुंडली का रूप दे देते हैं और धारा संकेत स्थिर कुंडलियों में जाती है और परिपथ की विभव हम मूविंग कुंडली में श्रेणी में कुछ प्रतिरोध लगाकर सीमित मात्रा में भेजते हैं और ऐसी स्थिति में दोनों धाराओं का गुणनफल परिपथ की धारा और परिपथ के लगाए गए विभवांतर के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगी और ताक्षणिक विक्षेपण आघूर्ण ताक्षणिक शक्ति के समानुपाती हो जाएगा और औसत के अनुसार जो हमारी विक्षेप की स्थिति आएगी वो परिपथ में बहने वाली औसत शक्ति के अनुसार पैमाने पर संकेतक की स्थिति दे देगी। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र हैं वो परिपथ में शक्ति मापन में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये जो 8वां प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर किसी मापन प्रक्रिया में जो करंट ट्रांसफार्मर हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी सेकेंडरी के सीरीज में एमीटर या वोल्टमीटर की करंट कॉइल या ओवर करंट प्रोटेक्शन की रिले लगाई जाती है उसका जो द्वितीयक परिपथ है अगर वो किसी जगह पे खुल जाए द्वितीयक परिपथ में धारा प्रवाह अचानक रुक जावे तो क्या प्रभाव होगा। तो करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी में कम फेरे हैं और सेकेंडरी में ज्यादा फेरे हैं लेकिन सेकेंडरी सर्किट में बहुत ज्यादा इंपीडेंस नहीं होने से प्राइमरी के भी अक्रॉस कोई बहुत ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं होती है और सारी सप्लाई वोल्टेज लोड के अक्रॉस जो करंट बनाती है वही करंट सीटी की प्राइमरी में फ्लो होता है। एक नॉर्मल फंक्शनिंग में जब सीटी की सेकेंडरी एक क्लोज सर्किट में होती है तो सीटी में जो सेकेंडरी रिफ्लेक्टेड करंट जो द्वितीय कुंडली में घटा हुआ करंट है वो द्वितीय कुंडली के अधिक फेरों में उतना ही एमएमएफ बना लेता है जितना लोड करंट सीटी की प्राइमरी के कम फेरों में बनाता है और इस एमएमएफ बैलेंस से कोर में जो नेट एमएमएफ है वो कम रहता है और कोर में फ्लक्स भी कम रहता है। लेकिन अगर अचानक सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो जाती है तो सेकेंडरी का एमएमएफ नहीं बनेगा। प्राइमरी का लोड करंट प्राइमरी फेरों में जो एमएमएफ बनाएगा वो एमएमएफ बहुत अधिक होने से कोर में बहुत गहरा सैचुरेशन हो जाएगा और बहुत अधिक कोर फ्लक्स होने के कारण सेकेंडरी के फेरों के अक्रॉस बहुत अधिक वोल्टेज भी यहाँ सेकेंडरी साइड के इंसुलेशन या इन इक्विपमेंट्स के इंसुलेशन या ऑपरेटिंग के लिए हाई वोल्टेज का शॉक बना सकती है और कोर में जो गहरा सैचुरेशन होता है उससे सीटी की लीनियरिटी खत्म हो जाती है और अब वो मापन में शुद्धता मेंटेन नहीं कर पाएगी। तो ऐसी सीटी जिसका सेकेंडरी वर्किंग के दौरान अचानक ओपन हो गई है वो बाद में किसी काम की नहीं रहेगी। तो यहाँ चौथा विकल्प अगर हम पढ़ें तो पाएंगे कि खुले सिरों पर अगर प्राइमरी एनर्जाइज है तो खतरनाक हाई वोल्टेजेस उत्पन्न हो जाएंगे जो किसी इंसुलेशन फेलर और शॉक के कारण बन सकते हैं और कोर बहुत ज्यादा संतृप्त होने से मापन की शुद्धता समाप्त हो जाएगी। आज की लर्निंग वीडियो का आखिरी प्रश्न पूछ रहा है कि ये जो चित्र में परिपथ
परिपथ दिया हुआ है वो किस प्रकार का शक्ति मापी व्यवस्था है। तो यहाँ एक 3 फेज सप्लाई के साथ जुड़े हुए 3 फेज लोड में 2 वॉट मीटर मेथड से जो ब्लोंडल थ्योरम के अनुसार पावर मेजरमेंट करते हैं, उस पावर मेजरमेंट का सर्किट दिखाया हुआ है जिसमें 2 वॉट मीटर की करंट कॉइल 2 रेस्पेक्टिव लाइन की सीरीज में लगी हुई है और उन्हीं वॉट मीटर की प्रेशर कॉइल उस लाइन और तीसरी लाइन जिसमें वॉट मीटर का करंट एलिमेंट नहीं है उसमें लगी हुई है और दोनों वॉट मीटर जो टॉर्क बना रहे हैं वो एक कॉमन शाफ्ट में जुड़कर टोटल 3 फेज एक्टिव पावर की रीडिंग्स W1 प्लस W2 के तौर पे हमें यहाँ उपलब्ध करा सकता है। तो ये 2 एलिमेंट वाला 3 फेज का वॉट मीटर कनेक्शन है। अगर यहाँ करंट को सीटी की मदद से घटाकर करंट कॉइल में भेजा हुआ होता और हाई वोल्टेज में रिडक्शन के लिए पीटी का इस्तेमाल किया हुआ होता तो ये 2 एलिमेंट का सीटी और पीटी के साथ वॉट मीटर हो जाता, जो हम 11 केवी की हाई करंट कैपेसिटी की मेन सबस्टेशंस की पावर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन यहाँ एक एलटी सप्लाई में सीधे करंट को करंट कॉइल में भेजा जा रहा है और वोल्टेज को प्रेशर कॉइल के अक्रॉस लगाया जा रहा है और ये 2 एलिमेंट का 3 फेज वॉट मीटर का इलेक्ट्रिक सर्किट कनेक्शन डायग्राम है। उम्मीद है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये जो दूसरी लर्निंग वीडियो है वो परीक्षा उपयोगी साबित होगी और इसी तरह के प्रश्न जब परीक्षाओं में आपको मिलेंगे और आप उन्हें ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परीक्षाओं में अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। हमारी दूसरी लर्निंग वीडियो की मदद से आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ और परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलते हैं एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।